नमस्कार, मैं अतवीर सिंह। आप देख रहे हैं जाग 85। अभी हम हैं रामफल जांगड़ा जी के साथ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि देश में जो जातीय जनगणना हुई है, जो नीतीश कुमार ने कराई है, उसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। देश में जो जातीय जनगणना हुई है, उससे क्या फायदा होगा? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके व्यूअर को जय भीम, जय ज्योति, जय कर्पूरी, जय फातिमा। देखिए, फायदे तो हम बहुत लंबे समय से 1931 से हमारे बाप दादा वो भी लगातार संघर्ष करते रहे कि किसी न किसी तरीके से इस देश के अंदर जनगणना हो जाए। किसके पास इस देश के अंदर शिक्षा है? देखिए, हमारे लोगों को जाति का ये पता होता है। अगर मैं गांव देहात की बात करूं, वो एक ही बात कहेंगे, अरे जाति गिनती तो क्या फर्क पड़ेगा। अरे भाई, फर्क पड़ता है। जाति के अंदर जो चीजें छिपी हैं वो गहरे राज हैं और राजों को जानना जरूरी है। शिक्षा उसमें छिपी है, जब जाति जमीन उसमें छिपी है, रोजगार उसमें छिपा है, राजनीतिक हिस्सेदारी उसमें छिपी है, और न जाने कितने रोड, कितने पेट्रोल पंप और कितने आईपीएस आईएएस, कितनी जो है नौकरियां, सब उसके अंदर छिपे हैं जी। लेकिन कुछ लोग जो मलाई खा रहे हैं अभी तक, वो उसके विरोध में, खुल के विरोध में अनशन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं। मलाई खाने वाले, मलाई खाने वालों के पास तो भैया पैसे की भरमार है। धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, रोड जाम भी करेंगे। तो आप ओबीसी समाज से आते हैं, आप भी तो मलाई खाने कुछ वाले लोगों की बात कही है आपने। आप भी तो मलाई खाने वाले। हम मलाई अगर खाते ना तो ये निकम्मे जितने लोग हैं जो एक विशेष वर्ग से आते हैं। जो मलाई खा रहा था उसके पीछे तो लठ लेके आप खड़े थे ना कि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। देखिए, हम उनके पीछे नहीं खड़े थे। वो जब इस देश के अंदर पहली पार्लियामेंट बनी थी, आप थोड़ा कान का मैल निकाल के आए घर से और थोड़ा पढ़ लिख करके भी आए। जब पहली पार्लियामेंट बनी थी, उस पहली पार्लियामेंट में सेंध लगी थी और उस सेंध मारी के कारण आज तक देश के वंचित, शोषित और जो पीड़ित लोग भुगत रहे हैं। मैं पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा, मैं अरे हम तो 2500 साल पहले की बात। अरे मैं कर रहा हूँ, आप 2500 साल मत जाइए ना, आप तो यहीं आ जाइए ना। आप इतना पुराना मत जाइए। 3% ब्राह्मण जब मलाई खा रहा था। अरे हम तीन और तेरह की बात नहीं करते, हम तो 3 और 13 की नहीं कहते। जितने जलील लोग थे, सुन लीजिए, जो निकम्मे लोग थे, जो चतुर और चालाक लोग थे, वो वहां गए और बंदर बांट करी, जिसका खामियाजा आज पूरे देश के लोग भुगत रहे हैं। चतुर चालाक लोगों ने वहां बैठ के मलाई खाने, लेकिन उनका सुरक्षा तो आपके हाथ ही। आपने कहा आप सुरक्षा तो आप देखिए, हमारे को फिर आप वहीं घूम रहे हो, आप समझ नहीं। अरे जब हमारे को पढ़ने का सिस्टम पे उन्होंने सारा काबिज कर दिया। किसानी, अरे हमारे मजदूर, हम मजदूर रहे हैं। हम खेत में बोने वाले थे, हम काटने वाले थे, हम निकालने वाले थे। हमारे को स्कूल की तरफ नहीं जाने दिया। जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं ना, अगर इतनी पढ़ाई लिखाई और ये ऐसे कैमरे और ऐसे सवाल पूछने वाले होते, हलक में हाथ देके, सुन लीजिए, हलक में हाथ देके और जुबान निकाल लेते। ये तो आज हमने पता चला है बिहार के अंदर जातिगत जनगणना हुई है, और जब मेरे को यह पता चला कि मैं अति पिछड़ा हूं, मैं अति पिछड़ा हूं और मेरी जनसंख्या इतनी है, हमारे इतने अधिकार मारा के, तब मैं यहां आके दिल्ली आपके माध्यम से तमाम इस देश के लोगों को कहना चाह रहा हूं, जाग जाइए। ये जो खाकी चड्डी वाले लुटेरे हैं, इन्होंने बहुत नुकसान किया है। अब इनके लारे लप्पों में हम नहीं आएंगे। जो दबे कुचले शोषित हैं या कह लो दलित हैं, उनका नेतृत्व क्या ओबीसी स्वीकार करेगा? अरे हमारा नेतृत्व तो हम ही स्वीकार करेंगे, और किसका करोगे आप? वो जमाने चलेंगे, आप जहाँ लड़ाने अंतर वही हो रहा है, अंतर वही हो रहा है। ऐसा है ना, जैसे मलाई ब्राह्मण ने खाई 2500 साल से, आप सोच रहे हैं कि ये दलितों और पिछड़े दो और शोषितों के जो वोट हैं, उनसे हम मलाई खाने लग जाएं। लेकिन हमारे वोट मलाई हम नहीं खावांगे तब उनको खाने देंगे क्या? मैं ये कह रहा हूँ, उनका नेतृत्व या उनकी का, अरे छोड़िए ना, जब हम अपना नेतृत्व करें, हमने आज तक पता ही नहीं था। राम साहब ने कही जिसकी संख्या भारी इतनी हिस्सेदारी, तो आप हिस्सेदारी देंगे। जितनी उनकी संख्या है
उतनी उनको जिम्मेवारी भी मिलेगी और हिस्सेदारी भी मिलेगी। और उससे फालतू पे जो मुंडली मार के बैठे हैं, अब वो छोड़ना पड़ेगा। आपसे राज्य की बात हो, देखा ऐसा गया है, जो शोषित की बात करता है, फिर उसके बाद जब उसके हाथ में सत्ता आ जाती है, फिर भी वही शोषण पे उतर जाता है। मेरा मतलब ये है। ना ये आपके गलत फहमी है। साहब जातिगत जनगणना तारा हो रहा, पेट में दर्द है, वीडियो तारा हो रहा, दर्द है, हर दर्द का हमारे दौरे को इलाज नहीं है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं बीजेपी में भी जाऊंगा, कांग्रेस में भी जाऊंगा, कम्युनिस्ट में भी जाऊंगा और सब जगह जाऊंगा, बहुजन समाज पार्टी में भी जाऊंगा, समाजवादी पार्टी में जाऊंगा। तो सवाल रोक नहीं लगा, सवाल इंसानियत के करो ना। हम कब करे हैं? मत जाओ, खूब जाओ। आप तो तारी जो विचारधारा है, गाली दे दे के सोच रहे हो कि हमें मलाई खाने। अरे हम गाली किसी को नहीं दे रहे हैं, फिर लड़वाने वाली बात है। हम गाली किसी को नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं जितनी आपने हरामगर्दी करी है, ये गाली नहीं है, जितनी हरामगर्दी आपने करी है, जितना माल लूटा है, वो वापसी लेंगे। आप उसके बारे में अगर इस हरामी पने कहने में आपको तकलीफ है, आरएसएस को तकलीफ है, बीजेपी को तकलीफ है, संघियों को तकलीफ है, तो रहे। अब अति पिछड़े जो लोग हैं, हम अपना नेतृत्व में अपने मुख्यमंत्री बनेंगे, अपने विधायक बनेंगे, जितनी जितनी संख्या है। अगर दूसरे को दूसरी पार्टियां बदमाशी करेंगी तो मैं कह रहा हूं जूता लेके खड़ा, अति पिछड़ा वर्ग छोड़ेंगे नहीं, इनको मारेंगे। अब वो जमाने जालिए जो यूं कहा करते चाचा आजा वोट दे देंगे, अरे बैठ भाई सोलू क्या हाल है, अब सोलू को भूल जाएं। अब वोट युवाओं की समझदारी से, पढ़े लिखे बच्चों की समझदारी से और तमाम जो संसाधन है उनको देख करके वोट देंगे। जैसे नरेंद्र मोदी को अभी महिला रिजर्वेशन की याद आई 9 साल बाद, ऐसे राहुल गांधी को अब एक नई याद आई कि हम जैसे हमारी जहां सरकार बनेगी हम जाति जनगणना कराएंगे। तो पहले से भी तो करा सकते, अभी कराए ना, 10 स्टेट में सरकार है। देखिए 33% रिजर्वेशन की जब बात आई, महिलाओं की बात आई, तो ये जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब भी आई थी। लालू जी ने विरोध किया और नीतीश जी ने किया, शरद यादव जी ने तो यहां तक भी कह दिया था कि ये जो पर कटी हैं ये पार्लियामेंट में आएंगी। और हम आज भी वहीं खड़े हैं, हमारा स्टैंड इधर से उधर जरा सा नहीं हुआ है। हम कह रहे हैं कि 33 क्यों, 50 होना चाहिए, कोटे में कोटा होना चाहिए। तुम्हारी जो ये बदमाशी है ना, यही बदमाशी तो पिछली सरकारें कर रही थी और यही बदमाशी ये कर रहे हैं। लेकिन अब इनकी ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, कोटे में कोटा हो। जितनी महिलाएं हैं जो ओबीसी की, अति पिछड़े वर्ग की, एससी का है ना, एसटी का है ना, 15% एक हो गया, 7.5 एक हो गया, उनका है, उनको कोई डर नहीं, कोई साथ बोले या ना बोले, लेकिन हम बोलेंगे। हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, हमारी मिसेज पढ़ी लिखी है, हमारा समाज पढ़ा लिखा है। अब हमने उस सीटों पर भी हम डंके की चोट पे लड़ेंगे और आपको जीत के दिखाएंगे। सत्ता की मलाई जो आपने खाई है वो हम भी भैया छोड़ने वाले नहीं है। जातिगत जनगणना से तमाम देश के लोगों को इस बात का पता चला। सारी जो पार्टी है आरएसएस और बीजेपी को गाली देती हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आरएसएस बीजेपी से सीखे, जिसने 2 सीट से और 305 सीट आ गई उनकी। 2 से भाई कोई भी हो, जब बच्चा पैदा होगा तो 100 साल का भी होगा, 70 का भी होगा, कोई नई बात है क्या? अरे वो उन्होंने तो झूठ बोली है, झूठ बोली है बार बार। और आप एक बार भी 1920 से लेके, संघ से लेके और आज तक आप देख लो कहां कहां उन्होंने दंगे नहीं करवाए और दंगों से चेहरे चमके हैं। सत्ता में और भी रही है पार्टियां, कांग्रेस ने भी राज किया है और क्षेत्रीय दलों ने भी अपने राज्य में राज किया है, लेकिन ऐसी गुंडागर्दी, ऐसी बेशर्मी किसी के राज में नहीं हुई है। इन्होंने तो तमाम खड्डे खोदने का काम किया है, जेसीबी से रोड खोदने का काम किया, किसानों को रोकने का काम किया, महिलाओं को रोकने का काम किया, मजदूरों को रोकने का काम किया। कमाल है, छात्रों की पढ़ाई का बजट तक खाने का काम किया है। ओबीसी का एक नया एकजुटता का उदाहरण बता रहा हूं मैं। देवरिया में एक दुखद हत्याकांड हुआ है, लेकिन जो हिंदूवादी संगठन है
वो ब्राह्मण के घर जा रहे हैं, यादव के घर नहीं जा रहे। लेकिन जो ओबीसी संगठन है वो यादव के घर जा रहे हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने, जिसके गाली देते हैं सब लोग, उन्होंने 15-16 लाख लगभग क्राउड फंडिंग से ब्राह्मणों ने उसको वहां के पैसे दिए। ओबीसी ने कितना, 1 रुपया दिया है क्या? और वहां जाके चैलेंज कर रहे हैं कि यो बुलडोजर चला के दिखाए योगी, ये करके वो दिखाए, ताकि द्वेष भावना में और ज्यादा द्वेष भावना बढ़े। देखिए, पहले तो मैं आपकी फैक्ट फाइंडिंग कर दूं कि वहां 10-20 लाख 50 लाख नहीं, वहां 1 करोड़ रुपया पहुंच चुका है। चुटियाधारी जो उसका लड़का दुबला पतला मरासा रो रहा है, ये करा जी मैं तो वहां पे क्या वो कराने का, श्राद्ध कराने गया था। अरे तेरी 12-13 साल की उम्र है, तू श्राद्ध वराद्ध के चक्कर में क्यों पड़ा है कि मैं पढ़ाई लिखाई कर ले, क्योंकि पुश्तैनी धंधा है झूठ बोल के जनता को ठगने का। तो भैया वो ठगा हुआ माल, लूटा हुआ माल वो दे देंगे अपने को, तो क्या बुराई भी है उसमें। ओबीसी की सुन लीजिए, मैं देखिए ना मैं उसका बता दिया। अब आजे ओबीसी के तमाम लोगों के यहाँ बुलडोजर चलाने का काम किया। मुसलमानों पे बुलडोजर चले, दलितों पे बुलडोजर चले, यादव पे बुलडोजर चलने की बात आई है, तमाम ओबीसी के लोग ताकत से खड़े हैं और चैलेंज देके खड़े हैं। अगर औकात है तो आप मकान गिर के दिखाइए। मतलब ओबीसी मकान नहीं गिराने देगा, बिल्कुल नहीं गिरने, बुलडोजर नहीं, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। आगे खड़े हैं बुलडोजर के, पहले हमारी छाती पे बुलडोजर चलेगा जब वो मकान टूटेगा। और आप भी यही और हम भी यही हैं। सरकारी जमीन पे घर बना लोगे तो प्रशासन कुछ नहीं करेगा। कौन कह रहा है सरकारी जमीन पे? वो जमीन डाल रहे हैं और नपाई कर रहे हैं। पटवारी से वहां सामने खड़ा होके जब मापी गई है जमीन, तो उसको बताया ठीक से मापिए, सरकार की दलाली पे, सरकार के इशारे पे मत घुमाइए इसको। सत्ता आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन आपका क्या हर्ष होने वाला है ये देख लिए। वो जमीन हुई और आज मकान भी वहीं खड़ा है और तमाम लोग उसके साथ खड़े हैं। कानपुर की घटना में तमाम सारे लोग, इस देश की राजनीतिक पार्टी के लोग, 3 हत्याएं होगी, ब्राह्मण परिवार है। हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं ऐसे, लेकिन उसके यहां जो अति पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, 3 जिसकी हत्या हुई है, वहां पे लोगों की संख्या अखिलेश के सिवा कोई नहीं पहुंचा है। और वहां पे आर्थिक मदद भी सरकार ने नहीं दी है, क्योंकि जिस तरीके से करोड़ों रुपया वहां पे पहुंचाया गया, इसी तरीके से हमारी ये मांग है कि यहां पे भी लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए और नौकरी की भी हमारी एक मांग है। तो ये तमाम तरीके के पूरे देश के अंदर। तो ये थे हमारे साथ ओबीसी नेता रामफल जांगड़ा, जो ये कह रहे हैं कि ओबीसी समाज एकजुट है, और यहाँ तक भी कह रहे हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सब एकजुट करके चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी की सरकार उखाड़ फेंकेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।